हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गजराज BR क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। और कंटिन्यूटी बनाए रखें, लगातार मेरा एक ही वर्ड है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्दीपक है वो सामने, चाहे मई हो चाहे जून हो, लगातार कोई भी सब्जेक्ट जो भी है आप उसके साथ में कंटिन्यूटी बनाए रखें 2 घंटे 3 घंटे, सो दैट उससे जो है स्किप ना हो कोई चीज़ें और सारी चीज़ें आपके रेगुलर चलेंगे तो क्लियर होती जाएंगी। टॉपिक चल रहे थे हमारे साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी में एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का वो शुरू किया था हमने अधिगम। और अधिगम ने हमने पढ़ा था कि अधिगम किस तरह है, क्या है, उसका अर्थ हमने जानने की कोशिश की था। उसको हमने देखा कि अधिगम का सीधा सा अर्थ पूछ ले, सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि अधिगम का क्या अर्थ होता है, तो आप यदि ऑप्शन में सीखना हो तो वो सही है। और यदि वो लार्ज स्केल में पूछता है, उसका पूरे व्याख्या करके पूछता है, तो आप याद रखें व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। अब इसमें व्यवहार में परिवर्तन 2 तरह के होंगे, एक अस्थायी परिवर्तन होगा, एक अस्थायी परिवर्तन होगा। अस्थायी जो परिवर्तन होगा उसकी चर्चा हम जो कर चुके थे। या तो अस्थायी परिवर्तन कब आएगा, ये तो कोई स्पेशल प्रशिक्षण लेंगे हम लोग 2-3 साल का। या अस्थायी परिवर्तन कब होगा, जब अनुभव होता है 10-20 साल का। या कब होगा, जब अभ्यास करेंगे रेगुलर किसी चीज़ का। तो ये जो 3-4 वर्ड हैं, आप इसके ऊपर काम करें, इसके आधार पर जो भी परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। और यदि अस्थायी, जैसे हमने मादक पदार्थ पी लिया, बीड़ी सिगरेट पी ली, या कहीं घूमने निकल गए, या फिर हम लोग किसी के रिलेटिव के घर चले गए, या किसी की शादी पार्टी में चले गए, या फिर किसी से झगड़ा हो गया, ये जो मूवमेंट होते हैं 10-15 मिनट का, ये होता है अस्थायी परिवर्तन, जिसे हम लोग अधिगम नहीं कह सकते, या परिपक्वता ले लो। ये बातें चीज हो चुकी थी। अब बात करेंगे इसकी कि इस अधिगम के बारे में किसकी मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं गिलफोर्ड को। देखो टॉपिक है अधिगम, और अधिगम में किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दी है, इसकी चर्चा करते हैं। ले लिया पहला शब्द ले ले हम लोग, या पहले व्यक्ति ले ले, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यवहार के कारण, देखें बड़ी ही सिंपल सी परिभाषा इसकी, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम है। व्यवहार के कारण, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम है। याद कैसे करें, मैंने तो लिख दिया। अब मुझे हो सकता है कि जैसे मैं रेगुलर टीचर पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद है, लेकिन आपको कैसे याद कराना है वो इंपॉर्टेंट है। देखें हमने पढ़ा है यहाँ पर गिलफोर्ड, मैं इसको लिख दूं। अब इसको याद रखें ऐसे, गिलफोर्ड। देखिए गिलफोर्ड, अब यहाँ पे शब्द फोर्ड है, इस फोर्ड शब्द को याद रखें। एक गाड़ी भी चलती है हमारी फोर्ड, और जिसका मुख्यालय विश्व में जर्मनी में है, याद रखें, ये भी पूछ ले दो। फोर्ड, देखिए आपको कोई दोस्त है और वो दोस्त क्या कर लेता है, फोर्ड कंपनी की गाड़ी लेके आता है। फोर्ड कंपनी की गाड़ी लेके आई, और जैसे लेके आया उसके पहले व्यवहार कैसा था, और जैसे गाड़ी लेके आता है उसके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन। ऐसे याद रखें, आपका दोस्त जो है फोर्ड गाड़ी लेके आता है, इसका मुख्यालय जर्मनी में है, फोर्ड गाड़ी लेके आता है। गाड़ी लेने के कारण उसके पहले व्यवहार कैसा था, और जैसे गाड़ी लेके आता है उसके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन। फोर्ड से याद रखें, दोस्त के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है फोर्ड गाड़ी लेके आने से। इसका मतलब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। गिलफोर्ड क्या बोल रहे हैं कि व्यवहार के कारण, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, अधिगम। दूसरी बात करते हैं हम लोग कानबेक की। दूसरा है कानबेक, या हम लोग इसको लिख दे क्रानबेक। क्रानबेक महोदय क्या बोल देते हैं कि सीखना आदत तथा अभिवर्ती में परिवर्तन है। अभिवर्ती में क्या है, परिवर्तन है।
अब इसको कैसे याद रखेंगे? या अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन है, ऐसे भी याद कर ले। या हम लोग इसी को बोल देते हैं, इसी की दूसरी है सीखना तथा व्यवहार में परिवर्तन। इसको इजी वे में याद करें, ये किताबी लैंग्वेज है, आप इसको ऐसे याद करें, सीखना तथा व्यवहार में परिवर्तन। देखो इसको कैसे याद करना है। शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर क्रानबेक, क्रानबेक। आप इसको क्रानबेक नहीं याद करें, आप इसको याद रखें सिर्फ कान। देखें, कान के माध्यम से कोई भी चीज़ हम लोग सुनते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या घर वाले हमें कोई भी काम बताते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कान से कोई भी चीज़ हम लोग जैसे सुनेंगे, अब उस चीज़ को जो सुनेंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, उस चीज़ को हम लोग फिर क्या सीखते हैं। जैसे विद्यालय जाते हैं हम लोग, टीचर पढ़ाते हैं, तो हम लोग कान के द्वारा क्या करते हैं, सुनते हैं और फिर क्या करते थे, हम उस चीज़ को सीखते हैं। तो याद रखें, कान के द्वारा पहले सीखा जाता है, कान के द्वारा पहले सीखा जाता है, और जैसे कोई बात सीख में आ जाती है, समझ में आ जाती है, हम क्या कर देते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं। इसका ट्रिक याद रखें, क्रानबेक से याद रखें आप कान, और कान से हम लोग जो कोई बात सुनते हैं तो वो फिर सीखते हैं, और जैसे ही हम लोग कोई बात सीख जाते हैं तो फिर क्या कर लेते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। दो परिभाषाएं हो गई यहाँ पर। बात कर रहे हैं नेक्स्ट, क्रो एंड क्रो, वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्रो एंड क्रो सब जगह मिलेगा आपको। देखो जहाँ भी परिभाषाएं होंगी और साइकोलॉजी की बात होगी, परिभाषा से, विशेषकर परिभाषा से संबंधित, तो वहाँ पर क्रो एंड क्रो का नाम जरूर होगा, और स्किनर का भी। नेक्स्ट बात करते हैं क्रो एंड क्रो की, और वो कहते हैं आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। आदत, ज्ञान, क्रो एंड क्रो। शॉर्टकट में कैसे याद करना है आपको, आदत, ज्ञान तथा और अभिवृत्ति के द्वारा, अभिवृत्ति के द्वारा अर्जित। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति के द्वारा जो अर्जित किया जाता है वही अधिगम होता है। कैसे याद करें? देखो दो शब्द हमने लिखा है दोस्तों, क्रो एंड क्रो। ये एक व्यक्ति का नाम है जो मनोवैज्ञानिक है। यहाँ पर दो क्रो, इसका मतलब यह हम लोग बोलते हैं कागला, यहाँ पर दो कागले हैं। अब इससे कैसे याद रखें कि हमारे चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चल जाए, विशेषकर ग्रामीण की बात करूंगा मैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, चाहे कौवा ले लो चाहे बंदर ले लो, हम चाहे उनको कितना भी समझा लें, हम उन्हें चाहे कितने भी शिक्षा दे दें, लेकिन वो अपनी आदतें और अपनी अभिवृत्ति मतलब क्रिया कभी भी नहीं छोड़ते। आप चाहे कौवा के ले लो, आप उसको जिंदगी में चाहे एक पिंजरे में रखो, चाहे सोना चांदी बढ़िया से बढ़िया खिला दो उसको, और फिर उसको एक दिन आप छोड़ दो, वो सीधा जंगल में जाएगा और वही गंदगी में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी आदत को नहीं भूलता। इसलिए नहीं भूल रहा क्योंकि कौवे में क्या होती है, वो मूल प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर ये देखें शब्द, कौवा जो है अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसको पिंजरे में 1 साल रख लो और अपने मूल प्रवृत्ति में चला जाएगा, अभिवृत्ति में, जो कि उसमें जन्मजात होती है। ऐसे इसको याद रखें, कौवा जो होता है अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। गाँव में बोल देते हैं हम लोग कि यार कौवा को चाहे बोले कितना भी समझाता हूँ, वो वही जाएगा अपने गंदगी में, क्योंकि वो अपनी आदत को कभी भी नहीं छोड़ता। याद रखें, कौवा या कागला अपनी आदतें कभी नहीं छोड़ता और अपने मूल प्रवृत्ति में चला जाता है, वही काम करता है जो उसको पसंद होता है। ये इसकी विशेषता होती। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। वुडवर्थ महोदय क्या बोलते हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ, दो शब्द हैं इसमें, नवीन ज्ञान तथा नवीन अभिवृत्ति। नवीन ज्ञान तथा नवीन अभिवृत्ति के द्वारा जो अधिगम किया जाता है, जो सीखा जाता है, वही क्या होता है दोस्तों, अधिगम होता है। वुडवर्थ कैसे याद रखें, देखें यहां पर शब्द आ रहा है अपने पास में,
वुडवर्थ शब्द है हमारे पास में, परिभाषाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन उनको हमें याद कैसे करना है ये जरूरी होता है। शब्द ले यहाँ पर देखें, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। वुडवर्थ शब्द यहाँ से निकालते हैं, बर्थ से मैं निकाल दूँ दोस्तों बर्थ, और बर्थ का मतलब होता है किसी का जन्मदिन। किसी का भी जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग, देखिए किसको कैसे याद करना है। वुडवर्थ नाम है, मैंने इसका एक शब्द निकाल दिया बर्थ, और बर्थ का मतलब होता है जन्मदिन, किसी का भी हैप्पी बर्थडे है, और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं किसी को भी बुला लेते हैं, जैसे जान पहचान वाले हैं, यार हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, किसी को जैसे भी है सबको बुला लेते हैं। अब वो प्रोग्राम में आने के बाद हम क्या करते हैं, उसको लगता है कि यार ये प्रोग्राम ऐसे डिजाइन होना चाहिए था ऐसा, तो हम लोग यदि नहीं मांगेंगे तो भी वो अपना नवीन ज्ञान अपने ऊपर क्या करते हैं, वो ढोल के चले जाते हैं कि नहीं यार ये काम तूने ऐसा कर दिया, नहीं ऐसा करना चाहिए था। हम अपनी तरफ से उसको बेस्ट करते हैं और एक प्रोग्राम रखते हैं, बर्थ पार्टी रखते हैं, हम उनको बुलाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना ज्ञान, अपना नवीन ज्ञान हमें क्या कर देते हैं, ढोल के चले जाते हैं। बोला नहीं यार इस प्रोग्राम को तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उनकी अभिवृत्ति है, ये उनकी मूल प्रवृत्ति है। याद रखें, बर्थ से मतलब ले लिया हमने, जब किसी को बुलाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अपनों यहाँ पर नवीन ज्ञान देके चला जाते हैं और यहाँ पर अपनी अभिवृत्ति भी छोड़ जाते हैं। यहाँ तक दो चीजें क्लियर हो गई, क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ। देखिए इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं थी उसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। और परिभाषाओं की ये तोड़ है कि इनसे जो भी नए जो शब्द हैं, आप एक एक शब्द जो उठा ले, जैसे वुडवर्थ है, दो शब्द उठा लिया हमने, क्योंकि वुडवर्थ की जो परिभाषा में दो बार आ रहा है नवीन, तो उसको उठा लिया हमने। फोर्ड है तो फोर्ड गाड़ी से आप याद रखिए, फोर्ड गाड़ी से आप सिर्फ गाड़ी, फोर्ड गाड़ी वाला जो मैटर है उसको याद रखें। और नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो स्किनर महोदय क्या बोल रहे हैं, प्रगतिशील व्यवहार सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट परिभाषा स्किनर महोदय, और स्किनर महोदय क्या बोल देते हैं कि प्रगतिशील व्यवहार सीखने में मदद करता है, सीखने में मदद करता है। कैसे याद रखें, दो तरह के लोग होते हैं धरती पर, एक होता है ओपन माइंड, एक होता है बिल्कुल संकीर्ण। संकीर्ण क्या करेगा, अपने आप को ये समझेगा कि मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, लेकिन जब वो बाहर रहता, मार्केट में रहता, तो उसको पता है कि मैं बिल्कुल अभी तक तो बहुत, जैसे बोल देते हैं कोई का मेंढक, मैं वहीं पे हूँ। तो एक होता है ओपन माइंड। ओपन माइंड क्या कर देता है कि चाहे घर वाले हो, चाहे समाज के हों, चाहे रिश्तेदार हों, वो यदि कोई किसी उसको कोई बात बोल भी देता है तो उसको क्या स्किप कर देता है और सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है, क्योंकि उसका जो विचार है वो कैसा प्रगतिशील है, मतलब सबको साथ लेकर चलना और सबका विकास की बात करना यहाँ पर कौन कर रहा है। इसलिए याद रखें, स्किनर जो था वो कैसा आदमी था, प्रगतिशील था, सबको साथ लेकर चलने वाला। इसका ट्रिक याद रखें कि स्किनर कैसा आदमी था, स्किनर प्रगतिशील व्यक्ति। इसका मतलब ये होगा, यदि ये इतना सा हमें याद है प्रगतिशील व्यक्ति, तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रगतिशील व्यक्ति की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्किनर की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, स्किनर बोल रहा है कि प्रगतिशील व्यवहार सीखने में मदद करता है। अब प्रगतिशील व्यक्ति कौन है होगा, जो ओपन माइंड होगा। ओपन माइंड कौन है यहाँ पर, स्किनर है। ये बातें क्लियर। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं और आखिरी है बात करें तो पील की, और पील बोल देते हैं अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन में वातावरण के अनुकूल होता है। पील क्या बोल देते हैं कि जो अधिगम होता है वो क्या, अधिगम आदमी के एक वातावरण के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें कि वो वातावरण में रह करके सीखता है। इन बातों को याद रखें, व्यक्ति में एक परिवर्तन में वातावरण के अनुकूल होता है। पील महोदय क्या बोल देते हैं कि अधिगम एक निश्चित वातावरण में रहकर जो ज्ञान अर्जित करता है, जो
ज्ञान अर्जित करता है। अधिगम पे ये बोल देते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति होता है एक वातावरण में रह करके जो चीज़ें सीखता है वो उसके क्या होती है, उसके विकास में सहायक होती है, उसकी बौद्धिक विकास में सहायक होती है, उसके मानसिक विकास में सहायक होती है। तो याद रखें पील से यह है कि जैसे पील शब्द है तो याद रखें कि हमें भी क्या है, पील यहाँ पर थोड़ा सा ये ले ले, पील शब्द से याद रखें एक निश्चित वातावरण, पील शब्द से याद रखें निश्चित वातावरण की चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो भी आप परिभाषा याद रखें उनका एक कोड वर्ड उठा के रखें, निश्चित शब्दों को उठा ले, ताकि हमें इन निश्चित शब्दों के आगे के वो जो साइकोलॉजिकल जो है अपने पास में लैंग्वेज है उसको रट लें आप, सो दैट ताकि पूरी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर उसका नाम याद रखें, साथ में उस पूरा सेंटेंस का कोई ऐसा शब्द उठा ले ताकि वो पूरी जो दूसरी परिभाषाओं में इंगित नहीं किया हो या वो दिखाया नहीं गया हो। अब बात करते हैं इसकी जो परिभाषाएं थी दोस्तों वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की, कि अधिगम की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं जो कि हमें पढ़नी है। एक एक विशेषताओं की बात करते हैं। अधिगम क्या होता है, कैसे सीखा जाता है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसके 5-7 जो विशेषताएं हैं उसकी बात करते हैं। अधिगम, पहली विशेषताओं की बात करते हैं। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम मानसिक प्रक्रिया होती है, क्यों? इसलिए होती है कि जैसे बच्चा देखो 5-6 साल का होगा तो वो क्या करेगा, जो भी समाज में देखेगा, जो बच्चा परिवार में देखेगा कि कौन बच्चा, जैसे जैसे फिर वो बड़ा होगा, बाल अवस्था में आएगा, तो जो क्रियाएं उसके आस पड़ोस में होती है, जो उसका माहौल उसके वातावरण में जैसे जैसे होता रहेगा, वो क्या करेगा अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा या अपनी मानसिक क्रियाओं के द्वारा उन चीज़ों को सीखता रहता है, और वही अधिगम है। तो इसलिए क्या है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि सीखेगा कैसे, आदमी जो चीज़ें मानसिक प्रक्रिया के द्वारा सीखता है, आंखें के द्वारा एक बिंब बनता है, लेकिन बिंब से वो सीखता नहीं है, और जो सीखता है वो मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ही सीखता है या बौद्धिक शक्ति के द्वारा ही सीखता है। दूसरी विशेषताओं की बात करें, अधिगम है जो जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है, तक चलता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जन्म से लेकर के जब तक जिंदा रहता है मानव, तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे बच्चा पहले 6th क्लास में होता है, छोटा मोटा उसको लिखना आता है, 10th में जाएगा तो फिर कुछ और सीख जाएगा, BA करेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें हैं उसको सीखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसे कंपटीशन में उतरेगा तो दुनिया भर की चीज़ें उसको पढ़नी पड़ती है, और राजस्थान का भी GK है, इंडिया का भी GK भी है, पूरे वर्ल्ड का भी GK है। तो ये क्या कर रहा है, उसको नई नई चीज़ें क्या है वो सीखता रहेगा। नौकरी करेगा तो वहाँ का अलग माहौल होगा, घर का अलग माहौल होता है, वहाँ जाकर तो सोचता है यार मेरा तो अलग ही माहौल है। तो वहाँ जैसे जैसे माहौल में रहेगा तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ का जो फीडबैक है, ये सारी चीज़ें क्या करेगा वो सीखता रहेगा। जैसे उसका ट्रांसफ़र होगा दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ का अलग माहौल होगा। तो ऐसा क्या है, आदमी जब तक जिंदा रहता है कुछ ना कुछ किसी न किसी से, चाहे वो प्रकृति से सीखे, चाहे वो वातावरण से सीखे, चाहे वो परिवार से सीखे, चाहे वो समाज से सीखे, चाहे यार दोस्त से सीखते, वो अपने जीवन में नई नई बातें सीखता रहता है। नेक्स्ट बात करें, अधिगम एक उद्देश्य पूर्ण होता है दोस्तों, बिना उद्देश्य के कोई भी काम नहीं होता। अधिगम एक उद्देश्य पूर्ण होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। क्यों होता है इसकी बात करते हैं। अधिगम एक उद्देश्य पूर्ण होता है। मान लेते हैं अभी 1st ग्रेड का एग्जाम है, अब आपका उद्देश्य है 1st ग्रेड फाइट करना, या रीट का आ जाएगा नई वैकेंसी तो रीट को फाइट करना, या 2nd ग्रेड आ जाती है तो 2nd ग्रेड फाइट करना। जब तक उद्देश्य नहीं होगा क्या हम अधिगम करते हैं?
बहुत कम लोग हैं, रेशियो ऐसा कम परसेंटेज है जो लगातार पूरी साल भर तैयारी करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब तक सामने उद्दीपक नहीं होता है किताबें हम बस्ते में डाल करके रख देते हैं, लेकिन जैसे ही लक्ष्य हमारे सामने होता है या साइकोलॉजिकल भाषा बोल दूँ तो उद्दीपक सामने होता है तो हमारी जो क्रियाएँ हैं हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए याद रखें, अधिगम होता है वो एक उद्देश्य पूर्ण होता है। बिना उद्देश्य की ज़िंदगी में कोई भी आदमी काम नहीं करता है। मान लेते हैं एक कोई छोटा सा आदमी है, वो ऑटो खरीदता है या गाड़ी खरीदता है, तो उसका लक्ष्य होता है कि यार मैं इस गाड़ी से या ऑटो से या कोई भी दुकान खोलता है, ओपन करता है, तो उसका लक्ष्य ये होता है कि यार मैं इससे जो भी अर्निंग होती मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा और ये ऐसे ऐसे काम मुझे करना है, मकान बनाना है, शादी वगैरह करना है बच्चों की। ये चीज़ें होती हैं जो आदमी पहले प्री प्लानिंग करता है और पूरे उद्देश्य के आधार पर भी ये सारी चीज़ें ग्रहण करता है। नेक्स्ट बात करें तो अधिगम एक सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया है दोस्तों। कैसे है सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया? इसलिए है, समाज में जब हम लोग रहते हैं तो चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, किसी न किसी ने कभी ना कभी तो हमारा झगड़ा हो जाता है या लड़ाई हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या कर देते हैं हम लोग, उस हालात से हम लोग क्या कर देते हैं उस हालात से क्या कर देते हैं हम लोग सोचते हैं कि यार इसमें समायोजन कैसे हो। मान लेते हैं किसी अपनी लुगाई से झगड़ा हो जाए, हम बात कर रहे थे विशेषताओं की, वैसे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं विशेषताओं की, फिर भी लिख देता हूँ। मान लेते हैं लुगाई से झगड़ा हो गया साहब और हम लोग कहीं बाहर रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यार चलो यार जैसे भी कर गए हम घर तो चले, तो समायोजन कर लेता है। लड़के सीधे होते हैं वहाँ पर, वो क्या कर लेते हैं, समायोजन कर लेंगे और समायोजन के आधार पर ये देखता रहेगा कि यार कहीं ना कहीं हम लोग ये जो अभी समय है इसको निकाल दें और जो अभी जो लड़ाई झगड़ा वाला मैटर है उसको कैसे भी करके उसको हम लोग ठंडा बस्ते में डाल दें, सो देट आपस में क्या हो जाए, सुलझा हो जाए। यही है समायोजन। जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में क्या है, पैसे वाले हैं, अच्छी जो सैलरी वगैरह मिलती है फादर को, हम लोग अच्छे माहौल में रहते हैं, लेकिन बाद में चलता है 5-10 साल बाद में कि हमारी जो स्थिति है वो वैसे नहीं होती है या हमारी नौकरी नहीं लग पाती है, तो हम लोग कम पैसे में भी क्या कर देते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग खा रहे थे इडली डोसा वगैरह, लेकिन आज की हालत ये हो गई हम लोग सिर्फ एक टाइम खाना खा रहे हैं। तो ये क्या है, समायोजन है। एक एग्जाम्पल एक और बोल देता हूँ। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो घर में तो क्या है, हम घर वालों को बोल देते हैं कि नहीं एक बढ़िया सा दाल बनाओ, फ्राई करके बनाओ, रोटी ऐसी होनी चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जब हम ही किसी के घर जाते हैं और किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और छोटा सा कोई इवेंट होता है, तो वो क्या कर देते हैं, जैसे भी उनके पास में खाना वगैरह होता है वो पकड़ा देते हैं। अब क्या कर देते हैं, उस सब्जी में चाहे कितना भी नमक कम हो, हम क्या सोचते हैं यार हम लोग बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम बिना या कम नमक की जो सब्जी होती है या फिर कच्ची रोटी होती है तो वो भी हम लोग खा लेते हैं, या उस सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा तो भी हम लोग खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो समय था वो समायोजन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वातावरण क्या है, अपने अनुकूल नहीं है। इसलिए आदमी क्या कर देता है, हर अपने लेवल पर, हर अपने स्टेज पर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अपने ज़िंदगी में समायोजन कर रहा है। समायोजन का मतलब किससे है, वो अधिगम से है। अधिगम से जैसे सीख रहा है, आने वाले समय में वो क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है। नेक्स्ट बात करें इसी कड़ी में तो देखें, अधिगम जो होता है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। अधिगम, नेक्स्ट विशेषता है इसकी, अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। वह नकारात्मक कैसे हो सकता है, मैंने कल भी बताया था आपको। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सृजनशील होते हैं, जिनका IQ 120 से ऊपर होता है, 140 से ऊपर होता है। ऐसे लोग क्या कर देते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या कर देते हैं स्टूडेंट की, जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं वो बहुत चीज़ें टैलेंटेड होते हैं और एग्जाम में देखते हैं तो वो अच्छे मार्क्स भी आ देते हैं, लेकिन जब उनके पास में जब कोई जॉब नहीं लगती है या फिर ऐसे और भी स्टूडेंट ले लो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उनके वातावरण निर्भर करता है। जैसे एक जब वो पिक्चर देखते हैं, चाहे वो कोई सी भी पिक्चर हो, चाहे धूम हो, चाहे कोई सी भी हो,
वो देखते हैं कि यार उसमें टेक्निक जो है वो कैसी अपनाई गई है, वो चाहे रोबरी से संबंधित हो, चाहे वो डाका वगैरह हो, चाहे कोई किसी से झगड़ा हो, ऐसी टेक्निक क्या वो पिक्चरों में देखते हैं और फिर उस टेक्निक को वहाँ प्रयोग करते हैं कैसा, नकारात्मक। इसलिए अधिगम वो सीख तो रहा है वहाँ पर कि कैसे रोबरी करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन उस जो टेक्निक है वो अपनाने वाला है वो कैसे है, वो नकारात्मक। इसलिए अधिगम नकारात्मक भी हो सकता है। उसी चीज़ को ले लें यहाँ पर सकारात्मक। इंजीनियर बंदा है, वो देखेगा इन पिक्चरों से कि यार मैंने इससे ऐसा, तो आगे आने वाले में क्या करेगा, उसी टेक्निक को वो ऐसी चीज़ बनाएगा सो देट वो या तो राज्य के काम आए, या स्टेट के काम आए, या आम आदमी के काम आए, सो देट उसको सुविधा उपलब्ध हो सके। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखें। अधिगम जो है वो सकारात्मक हो सकता है, अधिगम जो है नकारात्मक हो सकता है। नेक्स्ट बात करें अधिगम की, और अधिगम क्या है, सर्वांगीण विकास में भी सहायक होता है दोस्तों। नेक्स्ट विशेषता, अधिगम बच्चे का सर्वांगीण विकास भी करता है। अधिगम सर्वांगीण विकास में सहायक, विकास में सहायक कैसे है, ये याद करना आसान है, लेकिन जब तक इनका अर्थ समझ में नहीं आएगा हमें ये चीज़ें याद नहीं होगी। सर्वांगीण विकास कैसा है, कोई भी बच्चा है पढ़ने जाता है स्कूल में, 10 या छोटे स्कूल में पढ़ता है वो, या 5वीं 6वीं में पढ़ता है, हम क्या कर देते हैं, हमारे माँ बाप हैं, आजकल तो इंटरव्यू होने लग गया, माँ बाप की पढ़ना बच्चे को है, ये समझ में नहीं आया कि जब इंटरव्यू माँ बाप का है तो फिर बच्चों माँ बाप को ही पढ़ाओ स्कूल में, पहले क्लास से बच्चे को क्यों पढ़ाना है। अलग टेक्निक चल रहा है एजुकेशन का। एक और चीज़ देते हैं, 5वीं 6वीं का बच्चा है, उसमें 15 किलो वेट है और बैग लेके जा रहा है 25 किलो का। ये चीज़ें शिक्षा के स्तर में, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं। हम देखते हैं किसी भी स्कूल में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार जो स्कूल है उसका स्टाफ अच्छा हो, क्यों कि उसको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है। स्कूल बढ़िया हो, पढ़ाने वाले स्टूडेंट अच्छा हो, वहाँ का कल्चर अच्छा हो, बच्चे जो है उसके साथ में बैठने वाले वो भी अच्छे हो। आजकल हम तो ये भी यह ध्यान रखते हैं कि बच्चे के पड़ोस में कौन सा स्टूडेंट बच्चा है, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है या टफर है, या आस पड़ोस में कैसा उसका स्कूल में है। फ़ोन करके भी हम लोग पूछते रहते हैं, और आजकल तो पेरेंट्स की जो मीटिंग हो रही है वो भी होता है। ये क्या है, ये चीज़ें हैं कि बच्चों का जो विकास है वो सर्वांगीण होना चाहिए, वो ज्ञानात्मक भी होना चाहिए, वो शारीरिक भी होना चाहिए, वो बौद्धिक भी होना चाहिए, वो मानसिक लेवल पर भी होना चाहिए, और उसका विकास है उसको ऐसी शिक्षा भी करनी चाहिए, ग्रहण करना है, सो देश उसके जीवन को क्या है वो सफल बनाए। इसलिए अधिगम जो होता है वो कैसा होता है, उसको सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट बात करें, शायद नीचे आपको दिख रहा नहीं होगा इसलिए इसको हटा देता हूँ, और नेक्स्ट बात करते हैं। एक और यहीं लिख देता हूं, अधिगम समस्या समाधान में भी सहायक होता है। अधिगम समस्या समाधान, अधिगम समस्या समाधान में भी सहायक होता है दोस्तों। समस्या समाधान में भी सहायक कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। देखो, यदि आप में अधिगम है, यदि आपको एक्सपीरियंस है, और यदि आपको अनुभव है, तो आपके चाहे रास्ते में हो, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, चाहे पुलिस से कोई झगड़ा हो गया वो हो, चाहे समाज में किसी से पंगा हो गया हो, या फिर कोई ऐसी नोकझोंक हो रही हो, शादी मैटर को लेकर हो, यदि आप में अनुभव है, आदमी सीखा हुआ है, आप शिक्षित हैं, और यह आपको समाज का शिक्षित भी नहीं है, यदि अनुभव है जिंदगी में, और यदि आप में तर्क शक्ति है, तो क्या करेंगे, वो जो समस्या आ रही है आपके सामने, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, और यदि आप में ये टैलेंटेड है, तर्क शक्ति है, तो क्या करेंगे, आप उसका समाधान कर सकते हैं। किसके द्वारा, अधिगम। अधिगम यदि आपने सीख रखा है, आपको नॉलेज है, तो क्या करेंगे, आपके सामने जो भी समस्या आ गई है उसका आप आराम से उसका क्या कर सकते हैं, हम लोग समाधान कर सकते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषताओं थी। एक दो विशेषताएं और हैं जो हम लोग बात करते हैं। अधिगम क्या कर देता है, एक खोज में सहायक होता है दोस्तों। अधिगम एक खोज में सहायक होता है, यह अनुसंधान में सहायक होता है। देखते हैं जो अधिगम करता होता है क्या करता है, वो लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें छेड़ता रहता है, करता रहता है, और अंत में जाकर के एक नई चीज़ का क्या कर देता है, वो आविष्कार कर देता है। वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो अधिगम के माध्यम से ही हो रहा है। नेक्स्ट विशेषताओं की बात करें, अधिगम अनुसंधान, अधिगम अनुसंधान
वह खोज में सहायक, खोज में सहायक कैसे है? जब अधिगम नहीं करेगा, जब वो काम नहीं करेगा तो कोई भी अनुसंधान या कोई खोज कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं, वो क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ जो भी चीज़ उसके पास में हो तो उसमें लगातार खोज करते रहते हैं। ये खोज किसके माध्यम से हो रही है? अधिगम के माध्यम से हो रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई 4-5 साल का बच्चा है और 6-7 साल का बच्चा मान लेते हैं, हम क्या करेंगे, उसको कोई से भी, जैसे प्लास्टिक का कोई खिलौना है उसको ला के देंगे, तो वो क्या करेगा, आस पड़ोस से कुछ ऐसी चीज़ उठाएगा और उसको खोल देगा, खोल करके उसको बिखेर देगा। थोड़ी देर में क्या करेगा, उसको वापस उसको जैसा था वैसा कि वैसा ही करने की कोशिश करता है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, सृजनशील होते हैं। या फिर बड़े मान लेते हैं अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली और रिसर्च कर रहे हैं साहब, तो रिसर्च में क्या है, ऐसे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, नई नई चीज़ों को क्या है उसमें खोज कर रहे हैं, उसमें अनुसंधान कर रहे हैं और उसमें नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये जो इंप्लीमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से हो रही है? ये अनुसंधान के माध्यम से हो रही है। और अनुसंधान किसके माध्यम से हो रहा है? अधिगम के माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट बात करें तो अधिगम क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आखिरी विशेषता दोस्तों, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योंकि अधिगम क्या है, सभी जगह विद्यमान होता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे ऑफलाइन हो, और अपने आदमी चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, जिंदगी में कुछ ना कुछ जो होता है अधिगम उसके आस पड़ोस में होता है, उसके कल्चर में होता है, उसके वातावरण में है। तो जो जो बातें उसके आस पड़ोस में होगा, अधिगम वही अधिगम है। और अधिगम के माध्यम से आदमी जीवन पर्यंत क्या करता है, अपनी सारी क्रियाएं जो है करता रहता है। वो हो सकता है जो नकारात्मक करे, चाहे वो सकारात्मक करे। ये चीज़ें थी इसके संबंधित और ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी अधिगम की। अब इस चीज़ को, वीडियो को आप 2-3 बार देखें तो अधिगम की जो विशेषताएं थी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं अधिगम के बारे में और अधिगम की नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम के क्षेत्र क्या हैं, या उसको क्षेत्र के आधार पर हम बोलते हैं उसके पक्ष। नेक्स्ट जो है इसकी बातें दोस्तों, विशेषता हो गई, इसका अर्थ हो गया, और अब बात कर लेते हैं इसकी अधिगम का क्षेत्र या उसका पक्ष। क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र के ऊपर यह रहता है, यह बात कर ले अधिगम का पक्ष। अधिगम मुख्यतः 3 क्षेत्रों में कार्य रहता है। वो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है। तो याद रखें, अधिगम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इसके जो पक्ष होते हैं, इसके जो क्षेत्र होते हैं, उन 3 भागों में हम लोग डिवाइडेशन करेंगे और तीनों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि उन तीनों में क्या चीज़ें हैं डिफरेंट हैं और क्या चीज़ें हमें जो पढ़नी है। याद रखें, अधिगम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला ले लिया हमने दोस्तों ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक अधिगम, ज्ञान के द्वारा जो अधिगम अर्जित किया जाता है, जो सीखा जाता है, वो ज्ञानात्मक होता है। नेक्स्ट बात करें इसमें भावात्मक, मन के भाव के माध्यम से जो सीखा जाएगा वो होता है भावात्मक। और नेक्स्ट है जो क्रिया करके जो सीखा जाता है वो होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक अधिगम। अब इसमें एक एक की बात करते हैं एक एक की बात करते हैं कि होता क्या है अधिगम। बात करें इसमें, देखो ज्ञानात्मक की बात करें कि शिक्षा के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो ज्ञानात्मक होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे साइकिल चलाना, पढ़ाई करना, पढ़ना, नेक्स्ट ले लो में लिखना, ये जो क्रियाएं होती हैं वो कौन सी होती है दोस्तों, ज्ञानात्मक होती है। सोचना है, यहां पर साइकिल चलाना नहीं है, सॉरी पढ़ना है, लिखना है, सोचना है। यहां मैं लिख दूं तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, पढ़ना है, लिखना है, सोचना है
और ले लें तो विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। नेक्स्ट ले लें तो सोच विचार करना। इसके में ये देखें, ज्ञानात्मक का जो भाग होता है, इस ज्ञानात्मक में क्या होता है कि बालक शिक्षा के द्वारा और उसमें जो जो बातें होती है वो उसको ग्रहण करता है और उसी तर्क शक्ति के आधार पर क्या कर देता है, वो उसमें विचार करता है, विश्लेषण करता है और उसके ऊपर अपने सोच विचार करता रहता है कि ये चीज़ें जो हैं किस तरह है, कैसे पढ़ाई जा रही हैं, मुझे कैसे पढ़ना है। ये जो बातें होती हैं ये बालक क्या कर देता है, ये प्रथम जो अवस्था होती है इसी अवस्था में सीखने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा ये है कि ये जो अवस्था होती है दोस्तों शिशु अवस्था से संबंधित होती है। नेक्स्ट बात करें इसमें भावात्मक। देखिए भावात्मक का मतलब ये है कि भावना के द्वारा जो बातें सीखी जाती है, जो बातें सीखी जाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैसे साहब बात करते हैं। आप आस पड़ोस में कोई बच्चा है और उस बच्चे के पास जाए और 2-3 दिन उसके पास में जो भी यदि जो चीज़ उसको पसंद है, जैसे टॉफ़ी पसंद है, आप उसके पास लेके जाएं, उसको खिलाएं 2-3 दिन में, और फिर आप देखें जब भी आप उस तरफ से निकलेंगे या उसके पास में जाएंगे तो वो जो बच्चा है वो भावात्मक रूप से आपसे जुड़ जाता है और आपको क्या कर लेता है, वो पसंद करने लगता है, आपसे प्रेम करने लग जाता है और उसको लगता है कि हाँ ये आदमी जो है मेरे हिसाब से बढ़िया है और मुझे इसके साथ में खेलना चाहिए। आप दूसरी पक्ष ले लो, इसको कोई बच्चा है आपके पास में आया और आपने क्या उसको चांटा मार के भगा दिया, तो क्या वो दोबारा वो आएगा आपके बच्चा? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं आएगा कि वो आपसे क्या करेगा, घृणा करेगा या आपसे ईर्ष्या करेगा। ये जो संबंध स्थापित हो रहा है ये संबंध किसके माध्यम से हो रहा है? भावना के माध्यम से हो रहा है। इसलिए याद रखें कि ऐसा अधिकार, बात यहाँ तक की बात हो गई थी भावात्मक, और भावात्मक के द्वारा हमने समझा है कि भावना के द्वारा जो बातें सीखी जाती हैं वो भावनात्मक होता है। अब बात करें हम लोग क्रियात्मक। क्रियात्मक के द्वारा देखिए क्या चीज़ें हैं। आदमी या बालक गामक क्रिया के द्वारा या शारीरिक क्रिया के द्वारा या मानसिक क्रिया के द्वारा, मानसिक क्रियाओं के द्वारा जो क्रियाएं वो करता है और जिस माध्यम से करता है, चाहे वो गामक क्रिया मतलब शारीरिक मानसिक, इन क्रियाओं के द्वारा जो भी वो सीख रहा है, उस सीखने के पीछे जो महत्वपूर्ण योगदान का है उसका है अनुकरण। क्योंकि जो बालक होता है वो क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से ही सारी चीज़ें सीखता है। परिवार में जैसा होगा को कैसी क्रिया करेगा, जो उसके आस पड़ोस में जो क्रिया होगी उसका अनुकरण करेगा और अनुकरण करने के बाद में क्या करेगा, वो ऐसी क्रिया कर देता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, घर में है कोई मदर है उसकी, वो सब्जी काट रही है, थोड़ी देर बाद में क्या करेगा, वो चक्कू पड़ा दिख जाएगा उसको, गाजर मूली जो भी पड़ी है उसको काटने की कोशिश करेगा। हालांकि वो अलग बात है, उसका हाथ कट जाए कहीं लग जाए, लेकिन वो क्या करता है, उसका अनुकरण क्या कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई भी बंदा है या परिवार में छोटा बच्चा है, हम उसको सामने वाले को बोल देते हैं देख बांद्रा, तो वो भी क्या करेगा, उसको बांद्रा बोलेगा। हम बोल दे देख मोले जा रहा है, तो वो भी क्या बोलेगा, उसका मोले जा रहा है। अब ऐसे हम ऐसे बात करें देख तेरे पापा, तो वो भी क्या करेगा, उच्चारण अनुकरण कर रहा है, ये तेरे पापा है। तो जिस शब्दों का उच्चारण हम करेंगे, बालक भी क्या करेगा, अनुकरण करके वो क्या करेगा, मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा उसका अनुकरण करता है। ये इसके मुख्य पक्ष हैं। अधिगम के 3 पक्ष हैं यहाँ पर, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में याद रखें शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है वो अधिगम के अंतर्गत आता है। भावात्मक के द्वारा भावनाएं, जो कोमल भावनाएं होती हैं आदमी में, जो भावना के माध्यम से जो उसका विचार आता है मन में, जो काम करता है, जो सीखता है, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं, भावात्मक क्रियाएं। क्रियात्मक की बात करें उसमें शारीरिक भी आ गई, मानसिक भी आ गया, बौद्धिक भी आ गया। ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ों के सीखने के पीछे या जो क्रिया कर रहा है उसके पीछे जो काम करेगा वो करेगा बालक का अनुकरण। ये बातें क्लियर हो गई थी दोस्तों। बात करें इसकी कि हमारी इसकी विशेषता हो गई अधिगम की, और उसके जो पक्ष हैं, उसके जो क्षेत्र, उसकी बात हो गई थी। और अब इसका जो नेक्स्ट जो बात है इसकी अधिगम का, ये है कि अधिगम जो होता है बालक में वो किस किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार के अधिगम होते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। मुख्य तौर पर देखें 2 प्रकार का होता है। मुख्य तौर के ऊपर जो अधिगम होता है 2 प्रकार का अधिगम होता है। 2 प्रकार के अधिगम फैक्ट के आधार पर पढ़ेंगे वापस वही बातें।
हम लोग गद्य के आधार पर नहीं पढ़ेंगे, जितना फैक्ट पढ़ेंगे, सीधी सीधी बातें पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखें, पहली बात करें गत्यात्मक, गत्यात्मक अधिगम। दूसरे की बात करें तो मानसिक अधिगम, मानसिक अधिगम। क्या फर्क है दोनों में? दोनों की फर्क की बात करते हैं। गत्यात्मक का मतलब है शरीर के द्वारा या कर्मेंद्रियों के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा कोई भी चीज़ खोलना, करना और फिर सीखना उसी से। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, मिस्त्री है कोई, और मिस्त्री क्या है, जैसे हम लोग किसी बच्चे को जो 15-16 साल का हो गया, हम क्या कर देते हैं, उसको मिस्त्री के पास में छोड़ देते हैं। फिर क्या करेगा वो देखता रहता है कि वो कैसे खोलता है, फिर उसके हिसाब से वो भी करता है। गाड़ी के पार्ट्स खोलेगा, फिर उनको बंद करेगा, फिर खोलेगा, फिर बंद करेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं क्रिया, दिन में वो 7-8 घंटे काम करता है, और अगले 2-3 साल बाद में जाकर के वो उसी चीज़ में, उसी पार्टीशन में, वो रिपेयरिंग वगैरह में सब में एक्सपर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिया है गत्यात्मक, जो हाथों के द्वारा, जो शरीर के द्वारा, जो कर्मेंद्रियों के द्वारा जो सीखा जाता है, उससे हम लोग क्या बोल लेते हैं, गत्यात्मक, या इसे बोल देते हैं हम लोग गामक, या इसे बोल देते हैं हम लोग पेशीय, या इसे बोल देते हैं हम लोग यांत्रिक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मानसिक अधिगम। जो मानसिक क्रिया के द्वारा जो सीखा जाता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मानसिक अधिगम बोल देते हैं। ये जो होता है ये सोच के आधार पर होता है, और ये जो गत्यात्मक होता है ये अनुकरण विधि के आधार पर होता है। दूसरी बात करें, इसमें क्वेश्चन पुट अप होगा तो ये होगा कि जो मानसिक क्रिया होती है, मानसिक क्रिया मतलब वो तो होगा बौद्धिक, मतलब जो सोच के द्वारा, जो अपने समझ के द्वारा जो काम करेगा। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होगा तो ये होगा कि जो मानसिक जो अधिगम होता है वो किस अवस्था से संबंधित है। तो याद रखें, ये जो अधिगम होता है ये होता है किशोर अवस्था से संबंधित, और जो गत्यात्मक होता है, हाथ पैरों के द्वारा जो काम किया जाता है, वो होता है दोस्तों, मुख्य रूप से पूछे तो आपको याद रखना शेष अवस्था से संबंधित होता है ये चीज़। अब यहाँ बात करें, मुख्य 2-3 बातें हैं, सीधी सीधी बातें हैं, याद रखें। कोई ऐसा इसमें लोड नहीं है कि ये याद नहीं होने वाले हैं, आप सीधे सीधे फैक्ट के आधार पर याद रखें। पहली बात करें गत्यात्मक, ये दोस्तों कर्मेंद्रियों के द्वारा सीखा जाता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा। पहला फैक्ट की बात करें, कर्मेंद्रियों के द्वारा सीखा जाता है। इसकी बात करें, सिमुलेट साथ लेके चल रहा हूँ, तो ये जो मानसिक अधिगम है ये सीखा जाता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी शायद, कोई दिक्कत नहीं है। गत्यात्मक अधिगम कर्मेंद्रियों के द्वारा, मानसिक जो अधिगम होगा वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। दूसरी बात करें, गत्यात्मक अनुकरण विधि पर आधारित है, अनुकरण विधि पर आधारित है, अनुकरण विधि के आधारित है। मानसिक अधिगम की बात करें दोस्तों तो यह है सूझ की विधि पर आधारित है, सूझ की विधि, सूझ की विधि पर आधारित है। नेक्स्ट बात करें, गत्यात्मक जो अधिगम होता है वो शेष व्यवस्था से संबंधित होता है, शेष व्यवस्था से संबंधित। गत्यात्मक जो अधिगम होता है वो शेष अवस्था से संबंधित होता है। मानसिक अधिगम की बात करें दोस्तों तो यह अवस्था जो होती है, यह जो क्रिया होती है वो होती है किशोर अवस्था से, किशोर अवस्था से संबंधित होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इस विधि में क्या होता है, गत्यात्मक में जो होता है शरीर के द्वारा, जैसे है ऐसी विधि, ऐसा काम जिसके द्वारा मांसपेशियों का काम होता है। साइकिल चलाना, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे साइकिल चलाना। यहां पर बात करें मानसिक क्रिया में, पढ़ना, दूसरा ले लूं निबंध लिखना, ऐसा काम ये हम लोग बोल देते हैं कि आर्किटेक्ट द्वारा जो डायग्राम बनाया जाता है, मकानों का जो प्लानिंग किया जाता है वो मानसिक क्रिया होता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें जो क्वेश्चन पुट अप होगा ये होगा, नीचे शायद दिख रहा होगा आपको। तो इसकी जो नेक्स्ट बातें हैं दोस्तों, 3-4 बातें इंपोर्टेंट थी। कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है, गत्यात्मक
ये अनुकरण विधि पर डिपेंड करता है। दूसरी बात है गत्यात्मक जो अधिगम होता है वो शेष अवस्था से संबंधित होता है। और जैसे एग्जाम्पल है वो हम बात करें तो जैसे साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी वगैरह चलाना, जिसमें हाथ पैरों द्वारा जैसे मैकेनिक का काम है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसी में आती है। इसमें बात करें यहाँ पर मानसिक जो अधिगम होता है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित किया जाता है। दूसरी बात करें यह जो विधि होती है सूच की विधि पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह बनेगा कि जो मानसिक अधिगम होता है दोस्तों वो किशोर अवस्था से संबंधित होता है। किशोर अवस्था से संबंधित होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें पढ़ना है, लिखना है, निबंध लिखना, ये जो चीज़ें हैं, भ्रमण करना, ये जो चीज़ें हैं सारी किससे संबंधित हैं? मानसिक अधिगम से। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पुटअप कर लेता है कि ये है कि जो गत्यात्मक अधिगम है उसका उपनाम पूछ ले, याद रखें उपनाम। तो यहाँ से पूछ लेता है तो जैसे एग्जाम्पल लिख दूँ मैं, गामक अधिगम भी इसे कह देते हैं, पेशी अधिगम भी इसे कह देते हैं दोस्तों, या यांत्रिक अधिगम भी इसे कह देते हैं। गामक, पेशीय या यांत्रिक अधिगम भी इसे कह देते हैं। मूर्त अधिगम भी इसे कह देता है। नेक्स्ट की बात करें याद रखें मूर्त अधिगम। ये इसके 4 नाम और आपको याद रखना है जो कि एग्जाम के आधार पर पुटअप हो जाता है, पूछ लेता है कि बताइए जो मूर्त अधिगम है, यहाँ से वो दे देगा साइकिल चलाना किससे संबंधित है? मूर्त अधिगम से संबंधित है, मानसिक अधिगम से संबंधित है, पेशी अधिगम से संबंधित है। ऐसे डालने का वो 4 ऑप्शन वहाँ पर आपको याद रखना है कि ऐसी क्रियाएं जो शरीर के द्वारा हो रही है, हाथ पैरों के माध्यम से जो कोई चीज़ सीखी जा रही है वो गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक गति करके जो सीखी जाती है वो होती है। और ऐसी क्रियाएं, ऐसा अधिगम जो अपने माइंड के द्वारा या बुद्धि के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, जैसे शिक्षा ग्रहण करना, उसमें हाथ पैरों का कोई काम नहीं है। जो बुद्धि जो जितना ग्रहण करेगी उसका विकास उतना होता जाता है बुद्धि का। तो याद रखें मानसिक अधिगम और कहीं कहीं हम लोग संकल्पात्मक 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात करें मुख्य तौर पर पूछे तो जो अधिगम होता है वो 2 ही प्रकार का होता है, एक तो गत्यात्मक, एक मानसिक। अब गत्यात्मक की बात करें तो इस उपनाम जो है कई बार पूछ लेता है आपसे कि गत्यात्मक अधिगम के उपनाम कौन से हैं? याद रखें गामक है, पेशी है, यांत्रिक है और मूर्त अधिगम है। ये इसकी मुख्य बातें थी। मानसिक अधिगम की बात करें तो इसी अधिगम को क्या है समस्या समाधान भी बोल देते हैं दोस्तों। इसके उपनाम की बात करें तो एक याद रखें उपनाम इसका समस्या समाधान अधिगम। क्यों है? जैसे किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई साहब, तो ये काम गत्यात्मक थोड़ी देर के लिए काम आता। हो सकता है हम लोग किसी लड़ाई झगड़ा कर ले, हम या तो हमारे हाथ पैर टूट जाएं या उसकी टूट जाएं, लेकिन हाथ पैर टूटने से कोई भी चीज़ का समाधान नहीं होता। समाधान कैसे होगा? मानसिक के द्वारा, मानसिक शक्ति के द्वारा क्या होता है उस किसी भी चीज़ का परमानेंट समाधान होता है। और गत्यात्मक आप बोलोगे इससे भी समाधान होता है, हाँ हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने उसको हाथ पैर तोड़ दिए और या हमारे टूट गए, इस चीज़ में क्या है कि इससे परमानेंट समाधान नहीं होता है। तो मानसिक जो अधिगम होता है वो समस्या समाधान में सहायक होता है। और यहाँ तक जो अधिगम थे हमारी, उसमें देखो अर्थ की बात कर ली हमने, उसकी जो विशेषता उसकी बात कर ली, अधिगम का जो पक्ष है उसका जो क्षेत्र है उसकी बात कर चुके हैं, और अधिगम के बारे में जो उसके मुख्य अर्थ है, जो कैसे कहाँ से ग्रहण किया जा सकता है, कितने प्रकार का अधिगम होता है, 2 प्रकार के अधिगम होते हैं, हम लोग इसकी बात कर चुके थे। अब आगे अधिगम से संबंधित जो भी बातें हैं उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जितने भी यार दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं और टच में हैं, जितने शेयर किया करो। शेयर करने से आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। सो दैट हमारा लक्ष्य यह है कि राजस्थान में और हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक जो भी स्टूडेंट बैठा हुआ है उस तक हमारी आवाज़ जाए और उसको इस चीज़ का बेनिफिट हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।